Yes, ma'am. ब्लॉग लेखन प्रवीण कुमार। लेखक परिचय। ब्लॉग लेखन के सफलतम लेखक प्रवीण बरदापुरकर का जन्म 3 सितंबर 1955 को गुलबर्गा में हुआ था। मराठी पत्रकारिता में आपको सम्मान स्थान प्राप्त है। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों की गहराई से अध्ययन करने वाले तथा उन्हें समझने वाले निर्भीक पत्रकार के रूप में आप सुपरिचित हैं। आपने पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन को बहुत ही लोकप्रिय बनाया। आपने अपने ब्लॉग द्वारा बदलते सामाजिक विषयों को परिभाषित करते हुए जनमानस की विचारधारा को नई दिशा देने का प्रयास किया है। आपके ब्लॉग धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से पुष्टि करते हैं। उनके ब्लॉग लेखन में धर्म का कोई बात नहीं होता है, धर्मनिरपेक्षता दिखाई देती है। सीधी सादी, रोचक, संप्रेषणीय मराठी और हिंदी भाषा आपके ब्लॉग की विशेषता है। इन्होंने जो भी ब्लॉग लेखन लिखे हैं वो 2 भाषाओं में, हिंदी और मराठी भाषा में लिखे हैं। सीधा साधा लिखा है और रोचक लिखा है, जो रुचिपूर्ण हो, संप्रेषणीय या सुनने लायक हो। प्रमुख कृतियां: डायरी, डायरी, नो, अभी ये क्या है मराठी में देखो लिखा हुआ है, नोंदी डायरी, नंतरच्या दिवस असे की आई, ग्रेस नावांच्या गारुड आदि। आलेख, आलेख जानते हो? आलेख एक एक लाइन छोड़ के और बड़े सुंदर शब्दों में आलेख लिखा जाता है। आलेख और सुलेख पहले हम अपने जमाने में लिखते थे, जब हम लोग पढ़ते थे प्राइमरी कक्षा में, तो हमको आलेख और सुलेख हमारी टीचर देती थी लिखने के लिए। वर्तमान समय में आलेख लेखन को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। समाचार पत्रों में छपने वाले विभिन्न आलेख विज्ञान, राजनीति, समसामयिक विषयों की विस्तृत उपयोग एवं ज्ञानवर्धक जानकारी देते हैं। सफलपूर्वक पाठकों एवं रचनाकारों को में आलेख लेखन के प्रति पठन एवं लेखन का भाव जागृत हो गया है। पाठ परिचय। अब इस पाठ में जो ब्लॉग लेखन है वो क्या है, देखो। आधुनिक समय में पत्रकारिता का क्षेत्र बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। समाचार हो अथवा टेलीविजन के समाचार चैनल हो, पत्रकारिता अछूती नहीं रही है। हर जगह, सब जगह पत्रकारिता तो रहता ही रहता है। पत्रकारिता क्षेत्र में ब्लॉग लेखन का प्रचलन भी लोकप्रिय बनता जा रहा है। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने ब्लॉग लिखने के नियम, ब्लॉग का स्वरूप और उसके वैज्ञानिक पक्ष की चर्चा करते हुए उसके महत्व को स्पष्ट किया है। ब्लॉग लेखन जहां एक और सामाजिक जागरण का माध्यम बन चुका है, वहीं पत्रकारिता के जीवित तत्व के रूप में स्वीकृत हुआ है और बड़ा ही लोकप्रिय माध्यम बन चुका है। अब देखो, ब्लॉग लेखन से क्या तात्पर्य है। ब्लॉग अपना विचार, अपना मत व्यक्त करने का एक डिजिटल माध्यम है। अब ब्लॉग लेखन क्या है, आप अपने विचारों को अच्छे तरीके से किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हो। ब्लॉग के माध्यम से हमें जो कहना है उसके लिए किसी की अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब हम अपने मन के विचारों को प्रस्तुत कर रहे हैं तो हमें क्या होता है, हम दूसरों से कोई अनुमति लेने की हमें जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि वो उसमें हमारी मन की बात होती है। ब्लॉग लेखन में शब्द संख्या का संबंधन नहीं होता। ब्लॉग जब हम लिखते हैं तो उसमें क्या होता है,
शब्दों का कोई बंधन नहीं होता, आप कितना भी लिख सकते हो, अतः हम अपनी बात को विस्तार से रख सकते हैं। ब्लॉग, वेबसाइट, पोर्टल आदि डिजिटल माध्यम है। अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब या सेल फोन से पर्दे पर पढ़ना डिजिटल माध्यम कहलाता है। आप लोग तो सभी जानते हो, क्योंकि अभी तो डिजिटल ही जमाना हो गया है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण निर्माण हुई है। इसके कारण लेखक और पत्रकार भी ग्लोबल हो गए हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम के वाचकों से बहुत अधिक हो गई। पहले के जो लोग लिखते थे उनसे ज्यादा लोग अब लिखने लगे हैं। नवीन युवा वर्ग क्या है, आधा से ज्यादा बढ़ गए हैं। दुनिया की कोई भी जानकारी एक क्षण में ही पर्दे पर उपलब्ध हो जाती है। अब समझा ब्लॉग लेखन क्या है। सबसे पहले तो हमने ब्लॉग लेखन देखा कि क्या है। इसमें अपने विचारों की प्रस्तुति होती है और उसमें शब्दों का कोई भी बंधन नहीं होता है। इतना समझा? यस मैम। यस मैम। देखो, अखबार, पत्रिका या पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने की बजाय उसे कंप्यूटर, टैब, सेलफोन, पर्दे पर पढ़ना डिजिटल कहलाता है। इस प्रकार का वाचन करने वाली पीढ़ी इंटरनेट के महाजाल के कारण उत्पन्न हुई है। इस काल आजकल की पीढ़ियां जब मोबाइल, सेलफोन जो यूज कर रही हैं वो किसके कारण से, किसके माध्यम से? इंटरनेट के माध्यम। इंटरनेट का इतना ज्यादा विकास हो गया है, इनका महाजाल इतना फैल गया है हर जगह। जहां जहां नहीं है वहां वहां भी किस तरह से देखो लोग कोशिश करके, प्रयास करके हर जगह इंटरनेट का माध्यम पहुंचा। जैसे अभी यहाँ अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर पहुंचाया गया। इन सब चीजें जहां नहीं पहुंच पा रहे थे, पहले इंटरनेट सेवाएं नहीं थी, वहां भी हर जगह की सेवाएं पहुंचाई जा रही हैं। नवीन वाचकों की संख्या मुद्रित माध्यम, पहले के लोगों से ज्यादातर नए लोग क्या होते हैं, आजकल के लोग, युवा पीढ़ी के लोग क्या करते हैं, सोशल मीडिया पे हैं, इस पे हैं, मोबाइल में तो बहुत सारी चीजें हैं जो देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, क्योंकि उनको ज्यादा इंटरेस्ट है ना मोबाइल में। तो ये सब जानकारी क्या होती है हमारे लिए, कोई भी जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम फटाक से इंटरनेट पे चले जाते हैं, हमको 2 मिनट में उस चीज की जानकारी मिल जाती है। पहले ऐसा नहीं था। पहले कैसा क्या था, पहले इंसान क्या करता था, एक एक चीज की जानकारी इकट्ठा करता था, तब दूसरों को बताता था। ब्लॉग की खोज, अब देखो ब्लॉग लेखन की खोज कैसे हुई। ब्लॉग की खोज के संदर्भ में निश्चित रूप से कोई डॉक्यूमेंटेशन उपलब्ध नहीं है। ब्लॉग लेखन कैसे हुआ, क्यों हुआ, कैसा हुआ, ये सब चीजों की जानकारी अभी तक किसी को उपलब्ध अच्छे से नहीं हो पाई है। उसके अनुसार जस्टिन हॉल ने सन 1994 में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था। जो सब लिखते थे उसको एक, देखो हर एक चीज का कोई ना कोई एक शीर्षक होना जरूरी होता है, इसलिए ये सब लेखनी को जस्टिन हॉल ने क्या किया, 1994 में उन्होंने इस शब्द को ब्लॉग लेखन का क्या किया, नाम दे दिया। जॉन बर्गर ने इसके लिए वे ब्लॉग शब्द का प्रयोग किया था। माना जाता है कि सन 1999 में पीटर मेयर होल्स ने ब्लॉग शब्द को प्रस्थापित कर उससे व्यवहार में लाया। व्यवहार में लाना मतलब तब वो प्रसिद्धि में आ गया। भारत में 2002 के बाद ब्लॉग लेखन आरंभ हुआ है। देखते देखते यह माध्यम भारत में कब स्टार्ट हुआ, 2002 के बाद, और देखते ही देखते यह बहुत ही लोकप्रिय हो गया, लोकप्रिय हुआ और इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप से मान्यता भी प्राप्त हुई। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया,
लोकप्रिय हुआ और इसे अभिव्यक्ति के नए माध्यम के रूप में मान्यता भी बहुत बड़ी अच्छी प्राप्त हुई, लोगों ने बहुत पसंद किया। ब्लॉग लेखन शुरू करने की प्रक्रिया, आप देखो इसे हम लिखते समय शुरुआत कैसे करनी चाहिए। यह एक टेक्निकल अर्थात तकनीकी प्रक्रिया है। इसके लिए डोमेन अर्थात ब्लॉग के शीर्षक को रजिस्टर्ड करना होता है। इसके बाद वह किसी सर्वर से जोड़ना पड़ता है। उसमें अपनी विषय सामग्री समाविष्ट कर हम इस माध्यम का प्रयोग कर सकते हैं। इस संदर्भ में विस्तृत जानकारी गूगल पे उपलब्ध है। कुछ विशेषज्ञ इस संदर्भ में सशुल्क सेवाएं, कुछ लोग जो विशेषज्ञ हैं वो क्या करते हैं, फीस लेके, सशुल्क मतलब फीस लेकर भी इसकी सेवाएं प्रदान करते हैं, मतलब इसके बारे में अच्छी जानकारी हमें देते हैं। ये एक तरह से सोचो तो ये क्या है, ये नेट की व्यवस्था है और इससे गूगल पे अच्छी तरह से देखा जा सकता है। ये उसी चीज के लिए है। ब्लॉग लेखन के लिए आवश्यक गुण, ब्लॉग लेखक के पास लोगों से संवाद स्थापित करने के लिए बहुत से विषय होने चाहिए। विपुल पठन, चिंतन तथा भाषा का समुचित ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा सहज होना चाहिए, प्रवाहमय मतलब आगे की तरफ बढ़ते जाना चाहिए, पाठक उसे तभी पढ़ेगा। साथ ही लेखक के पास विषय से संबंधित संदर्भ होने चाहिए, घटनाएं होनी चाहिए, यादें हो तो ब्लॉग पठनीय होता है। जिस विषय पे आप लिख रहे हो भाषा शुद्ध सरल होनी चाहिए, समझने लायक होना चाहिए और सबसे पहली चीज जिस पर लिख रहे हो उसकी अच्छी से अच्छी जानकारी होनी चाहिए। उस व्यक्ति से आपका संबंध कैसे बना, देखो जिस संदर्भ में आप लिख रहे हो उस व्यक्ति के बारे में, फिर उसके बारे उससे आप कैसे मिले, कैसे आपका संबंध बना, किसी विशेष भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे प्रभावित किया, यदि वह व्यक्ति आपके उससे आपका संदर्भ कैसे बना। और सबसे बड़ी बात, किसी विषय के भेंट के दौरान उस व्यक्ति ने आपको कैसे, देखो किसी विशेष भेंट में जब आप उससे मिले, तो जब आप उससे किसी विशेष समय पे जब मिले तो उस समय उस व्यक्ति ने आपको किस प्रकार प्रभावित किया कि आप उसके बारे में लिखना शुरू किए। इन सब बातों की जानकारी जब होगी, देखो कभी भी कुछ भी, चाहे हम सीरियल देखते हैं, चाहे पिक्चर देखते हैं, मूवी देखते हैं, चाहे धारावाहिक, कुछ भी चीजें जब हम देखते हैं या पढ़ते हैं तो क्या होता है, जब एक ही चीज वापस वापस रिपीट करके आता है तो हमें क्या होता है, अरे ये तो बोर हो रहा है, अब इसको नहीं देखना। जब कुछ अच्छा देखने को, कुछ नया देखने, नवीनता उसमें आती है, तब इंसान की उत्सुकता क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। इसलिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए, जिज्ञासा बढ़ाने के लिए सारी जानकारी होनी चाहिए और सारी जानकारी लिखनी भी चाहिए। एक विषय पे आप लिखोगे, एक विषय इंसान पढ़ेगा तो इंसान सोचेगा अरे इनकी भेंट इस प्रकार हुई तो इन इसके बारे में लिख रहे, आखिर इनसे प्रभावित कैसे हुए। तो हर चीज के बारे में जब आप लिखोगे तो सामने वाला भी क्या होगा, पढ़ के संतुष्ट होगा, उसकी रुचि बढ़ेगी, उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती जाती है। यदि उस व्यक्ति के आपके निकटस्थ परिचितों में से है तो उसकी सहृदयता, मानवता आदि से संबंधित कौन सा पहलू उसकी स्मृतियों में रहा। ऐसे अनेक विषय हैं जिन्हें आप शब्दांकित कर अपने पाठकों का विश्वास प्राप्त कर सकते हैं। देखा, अगर व्यक्ति आपके पास का है, एकदम निकट का है, वह उसे आप जानते हो, तो उसके स्वभाव के बारे में आपको विशेष वर्णन करना चाहिए। जब विशेषतः आप वर्णन करोगे, अच्छे तरीके से बताओगे, तब क्या होगा, तब वह स्मृतियों में आपके कैसे बना रहा, आपकी यादों में कैसे बना रहा। इस तरह के बहुत सारे क्या होते हैं, विषय होते हैं जिसे आप शब्दांकित यानी शब्दों द्वारा लिखकर पाठकों के मन पर अपना प्रभाव छोड़ सकते हो।
मैम नेटवर्क का इशू था। इस बात का ध्यान रहे कि विषय में आशय की गहराई हो। प्रवाही कथन शैली में इसका एक महत्वपूर्ण मापदंड है। देखो, यह बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि जो विषय पे हम लिख रहे हैं उसका आशय हमें समझ में आना चाहिए। उसकी बातें जो लिखी हुई हैं उसके बारे में पूर्ण जानकारी होनी चाहिए, और वह किस तरफ हमको ले जा रहा है, किस विषय में लिखा है, किस चीज की जानकारी हमें उससे मिलती है, इन सारी चीजों की जानकारी लिखने वालों को होना चाहिए। कथन प्रवाही होना चाहिए। क्लिष्ट शब्दों के उपयोग से बचते हुए सीधी सादी सहज भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लिष्ट यानी कठिन शब्दों से हमें क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। अगर बहुत कठिन कठिन शब्द होते हैं, लोगों को समझने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है, लोग पढ़ना बंद कर देते हैं। इसलिए विषय सामग्री एक रूप हो जाता है कब, जब पाठक उसको पढ़ता है और सहज और सरल भाषा होता है। सटीक विशेषणों के प्रयोग से भाषा को सौष्ठव प्राप्त होता है। सौष्ठव मतलब बहुत सर्वश्रेष्ठता प्राप्त होती है और पाठक को इसकी ओर आकर्षित होता है। अच्छा लगता है, सरस लगता है तो पाठक क्या होता है, पढ़ने वाला उसकी तरफ आकर्षित होता है। अगर लेखक ने सुंदर लिखा है तो पाठक के मन पर प्रभाव छोड़ना ही छोड़ना है। प्रत्येक शब्द का विशिष्ट अर्थ के साथ जन्म होता है तथा उस अर्थ में भावनाएं निहित होती हैं। प्रत्येक एक एक शब्द का अर्थ होता है और उस हर एक शब्द के अर्थ में क्या होती हैं, अपनी भावना छुपी होती है, भावनाएं होती हैं। सहज सरल होने के साथ भाषा का बांकपन ब्लॉग लेखन की गरिमा को बढ़ाता है। भाषा का जो एक प्रकार का बांकपन बोल सकते हैं, जैसे कि सुंदरता, लेखक की गरिमा को क्या करता है, जब वो सुंदर सुंदर शब्दों का प्रयोग करता है तो पाठक क्या करता है, पाठक भी यह सोचता है कि नहीं, लेखक के क्या की जाए, प्रशंसा की जाए तो कम है, क्योंकि उसने बहुत सुंदर और सुगठित भाषा में लिखा है। शैली एक दिन में नहीं बनती है शैली, यह सतत लेखन से ही संभव होता है। सतत मतलब हमेशा लिखते रहने से ही शैली बनती है। अगर आपको बोल दिया जाए ब्लॉग लेखन के लिए इतनी जल्दी नहीं लिख पाओगे आप लोग, हाँ, लेकिन जब हमेशा लिखते रहोगे तो मन में विचारों का आना शुरू हो जाएगा। तब क्या होगा, वो अपने आप दिमाग में उपजने लगता है, अच्छे 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 विचार आने लगते हैं। नहीं, इस तरह से लिखूंगी तो सुंदर होगा, इस तरह से लिखूंगा तो सुंदर बनेगा। जिस प्रकार गायक प्रतिदिन रियाज का राग और बंदिश का निर्माण करने में निपुण बनता है, उसी प्रकार निरंतर लेखन से ही लेखक की शैली विकसित होती है। देखो, अब यहाँ बताया भी गया है, गायक होता है वो प्रतिदिन अपना रियाज करता है, रियाज करना नहीं भूलता है। तो उसी तरह से भाषा को भी, लेखक को भी अपनी लेखन शैली को विकसित करने के लिए प्रतिदिन कुछ न कुछ लिखते। जब जिस चीज की आदत आदत जो होती है वो छूट जाती है तो क्या होती है, वो फिर इंसान को धीरे धीरे भूलने लगता है। इसलिए आदतों को छोड़ना नहीं चाहिए। लेखन शैली तभी विकसित होगी जब रोज कुछ न कुछ लिखा जाए। पाठकों को प्रभावित भी करती है। ब्लॉग लेखन में देखो, अब आवश्यक सावधानियां क्या क्या बरतना पड़ेगा। ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है कि उसमें मानक भाषा का प्रयोग हो। मानक यानी जो अच्छी भाषा है और जो हमारे हर समय के पढ़ने की भाषा है। तो इसलिए क्या होता है, इंसान को पाठक को समझने में आसानी होती है। व्याकरणिक अशुद्धियां न हो। लेखन की स्वतंत्रता से तात्पर्य कुछ भी लिखने का अनुमति पत्र नहीं मिल जाता है। आक्रामकता का अर्थ गाली गलौज अथवा अश्लील शब्दों का प्रयोग करना नहीं है। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं कर सकते। अगर आप गलत भाषा किसी भी चीज के बारे में लिख रहे हो, इसने उसको कहा, ये गाली दी, वो गाली दी, ऐसा कहा, तो ये सब चीजें क्या होती हैं, सुनने को भी अच्छी नहीं लगती हैं। इसलिए आप इस पे अपने सोशल मीडिया पे ही देखो,
फेसबुक वगैरह पे देखो बहुत अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर कहानियां रहती है, लेकिन जब पढ़ो तो उसके कमेंट में कितने कमेंट आए रहते हैं और बताया रहता है ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे लिखना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। तो ये सारी चीजों का आपको क्या करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। पाठक ऐसी भाषा को पसंद नहीं करते। किसी की निंदा करना, किसी पर गलत टिप्पणी करना, समाज में तनाव की स्थिति उत्पन्न करना आदि बातों से ब्लॉग लेखन को क्या करना चाहिए, हमेशा दूर रहना चाहिए। जो ब्लॉग लेखक होते हैं सामाजिक बातों को मतलब टिप्पणी करना, किसी के गलत चीजों पर बताना, टिप्पणी करना मतलब उसके हर एक बातों को बताते रहना, इन सब चीजों से दूर रहना चाहिए। ये सब चीजें लोगों को पसंद कम आती हैं। बिना सबूत के किसी पर कोई आरोप करना एक गंभीर अपराध है। ऐसा करने से पाठक आपकी कोई बात भी गंभीरता से नहीं पढ़ते और ब्लॉग की आयु अल्प हो जाती है। लेखन करते समय छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा जाए तो पाठक भी हमारे ब्लॉग के प्रचारक बन जाते हैं। देखो, बिना सबूत के मतलब जब भी जो भी शब्द आप बोलो उसके बारे में उसका कारण जरूर बताओ। अगर कारण नहीं रहेगा तो पाठक को न समझेगा और न ही वो उसमें रुचि लेगा। तो इसलिए लेखन करते समय इन सब छोटी छोटी बातों का ध्यान हमेशा रखना चाहिए। एक पाठक दूसरे से सिफारिश करता है, दूसरा तीसरे से, और यह श्रृंखला बढ़ती जाती है। श्रृंखला बढ़ाने के लिए यह सब कार्य जरूरी होता है। ब्लॉग लेखन का प्रसार देखो किस तरह करना चाहिए। प्रसार यानी उसकी विस्तृति किस तरह से करना चाहिए। ब्लॉग लेखन को अपने ब्लॉग लेखन अपने ब्लॉग का प्रचार प्रसार स्वयं करता है। विज्ञापन, फेसबुक, व्हाट्सएप, एसएमएस आदि द्वारा इसका प्रचार होता है। आकर्षक चित्रों, छाया चित्रों के साथ विषय सामग्री यदि रोचक हो तो पाठक ब्लॉग की प्रतीक्षा करता है और उसका नियमित पाठक बन जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर पहले ही बताया कि फेसबुक वगैरह में जब आप देखोगे, एडवर्टाइजमेंट में देखोगे, एडवर्टाइजमेंट तो एक देखो बहुत आकर्षक होता है तभी पाठक लोग पढ़ते हैं। बहुत आकर्षक, इसको आकर्षक बनाना ही पड़ता है। अगर कोई प्रोडक्ट है, अपना है चाहे जिसका, तो बड़े आप देखो इतना पैसा लोग खर्च, कंपनियां तो इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटी को देते हैं ये करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट करने के लिए। क्यों देते हैं? क्योंकि उनका प्रोडक्ट बिक सके, मार्केट में आ सके, हर एक चीज के लिए। तो उसी तरह ब्लॉग लेखन भी होता है। फेसबुक वगैरह पे जब वो डालते हैं तो इसी के द्वारा उसका प्रचार और प्रसार किया जा सकता है, और आकर्षक उसमें चित्रों के द्वारा और छाया चित्रों के द्वारा। कभी कभी देखो किसी किसी किताबों में अगर अच्छी और सुंदर पिक्चर बनाए रहते हैं और उसके साथ साथ उसकी कहानी लिखी रहती है, बड़ा ही सुंदर लगता है और पाठक रुचिपूर्ण तरीके से उसको पढ़ता भी है। इसलिए यह सब चीजें किसको, ब्लॉग लेखक को करना जरूरी बन जाता है। और उसका नियमित पाठक क्या करता है, फिर पढ़ने वाला क्या करता है, अच्छी तरीके से उसका पाठक बन जाता है। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ, अब देखो उसे किस तरह लाभ हम कमा सकते हैं। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होते हैं। विशेष रूप से हिंदी और अंग्रेजी ब्लॉग लेखन का व्यापक पाठक वर्ग होने से इसमें अच्छी कमाई होती है। जैसे जैसे पढ़ने वाले बढ़ते हैं उसी तरह से कमाई भी बढ़ने लगती है। लेकिन अब ये तो लेखक के ऊपर होता है कि वह अपने लेख को कितना सुंदर और कितने आकर्षक तरीके से पाठकों के सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो सकता है। अगर वो इस तरह से सक्षम नहीं हो पाया, एक बार देखो प्रभाव एक ही बार में आ जाता है, तो 1 2 10 2 3 बार अगर अच्छे तरीके से प्रभावी तरीके से इंसान ने लिखना चालू किया, और इसके लिए सतत प्रयत्नशील रहने की जरूरत होती है। आप ऐसे ही कुछ भी लिख दोगे, कुछ भी कर दोगे, उससे फिर ब्लॉग लेखन नहीं लिखा जाता है। ब्लॉग लेखन से विद्यार्थी अपने अनुभव तथा विचार ब्लॉग लेखन द्वारा साझा कर सकते हैं।
अब देखो अपने विचार, अपनी बातें जो भी होता है, अरे मैं इस विषय पे लिख रही हूँ, आपके अंदर कुछ विचार है क्या, कोई बात है क्या, आप बता दो। तो हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं और वह सामने वाला क्या करता है, फिर अच्छे तरीके से उसको बता के लिख लेता है। उसमें थोड़ी सी अपनी भी इंसान क्या करता है, दूसरों का सुन के अपनी भी विचार शैली डाल देता है और अच्छी हो जाए। राजनीतिक विषयों के लिए अच्छा प्रतिसाद मिलता है। इसके अतिरिक्त जीवन शैली तथा शिक्षा विषयक ब्लॉग पढ़ने वाला पाठक वर्ग भी विपुल मात्रा में है। यात्रा वर्णन, आत्मकथा तथा अपने अनुभव, विश्व से जुड़े जीवन की प्रेरणा देने वाले विषय भी बड़े चाव से पढ़े जा सकते हैं। आत्मकथाएं होती है ना, आत्मकथा में तो सब कुछ आता है, स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। यात्रा का वर्णन किसी, और हम जब निबंध लिखते हैं तो इससे हमें थोड़ा क्या होता है, जानकारी भी मिल जाती है। अब ब्लॉग लेखन का उदाहरण देखो, किस तरह से महात्मा गांधी जीवन की प्रेरणा देने वाले महामानव, अब इनके ऊपर लिखा हुआ है। इस तरह से हम उदाहरण के तौर पे इसे पढ़ेंगे, आप लोग भी समझ सकते हो कि ब्लॉग लेखन आखिर लिखा कैसे जाता है। महात्मा गांधी जी के संबंध में सोचता हूँ तो मुझे हाथी और 7 अंधों की कहानी याद आती है। जिस तरह उन 7 अंधों को उनके स्पर्श से हाथी अलग अलग रूप में अनुभव हुआ, वही महात्मा गांधी के संदर्भ में होता है। यह वर्ष महात्मा गांधी का 150वां वर्ष जयंती वर्ष है। आज भी हम गांधी जी और उनके विचारों और कार्य को पूर्णतः समझ नहीं सके। किसी को उनका रहन सहन, किसी को उनके विचार, किसी को उनका स्वाधीनता संग्राम का नेतृत्व, किसी को इस संग्राम में उनका अभूतपूर्व लोक सहभाग, अहिंसा, शांति के संदर्भ में उनके विचार, किसी को उनके भीतर बसा पत्रकार, किसी को उनके भीतर का आध्यात्मवादी रूप, किसी को गांव की ओर चलने का उनका संदेश, भाषा को तो किसी खादी का भाया और किसी को खादी का समर्थन करने वाले, स्वयं पूर्ण ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत करने वाले गांधी जी भाते हैं। अब देखो ये गांधी जी के ऊपर क्या लिखा हुआ है, ब्लॉग लेखन किया गया है। अब स्टार्टिंग कैसे किया गया, एक कहानी के तौर पे मुझे वो 7 अंधों की कहानी याद आती है जो हाथी को स्पर्श करते हैं और अपने अलग अलग क्या करते हैं, दृष्टिकोण को बताते हैं। सबका किसी व्यक्ति क्या किसी भी चीज के बारे में पूछो तो इंसानी स्वभाव ऐसा होता है जो क्या करता है, हर एक चीज के बारे में सबके विचार अलग अलग से प्रस्तुत होते हैं। उसकी कोई उनकी निडरता से परिचित है तो कोई उनका संगठन का रूप प्रभावित करता है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व से सामाजिक कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीने की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। देखो सबके अपने अपने विचार हैं, किसके लिए, गांधी जी के लिए अलग अलग विचार सब लोगों ने प्रस्तुत किया है। इतना ही नहीं, किसी को उनके व्यक्तित्व में समाज कार्य की प्रेरणा मिलती है तो कुछ उन्हें जीवन की शिक्षा देने वाले शिक्षक मानते हैं। अन्य अनेकों के लिए तो महात्मा गांधी जीवन जीने के आवश्यक ऑक्सीजन है। कुछ लोग, बहुत से लोग उन्हें शोषण रहित समाज के विचार पसंद करते हैं। व्यक्तिगत जीवन में मूल्यों के प्रति समर्पित होने वाले गांधी जी भी अनेक लोगों को प्रभावित करते हैं। कोई उनका विरोधियों को शस्त्र नहीं प्यार से जीता जा सकता है वाला विचार पसंद करता है। देखो लेखक एक ही है लेकिन उसने अनन्य बातें महात्मा गांधी के बारे में लिख डाली है कि लोगों ने किस किस तरह से महात्मा गांधी के व्यक्तित्व को क्या किया है, समझा है और पसंद किया है। संक्षेप में महात्मा गांधी किसी एक की सोच में समा सकने वाला व्यक्तित्व नहीं है। महात्मा गांधी का नाम एक विशाल वृक्ष है जो किसी एक व्यक्ति के आकलन के दायरे में समा नहीं सकता। कोई एक व्यक्ति उनका आकलन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एक विशाल वृक्ष होता है, उसमें न जाने कितने डालियां होती हैं, न जाने कितने पत्ते होते हैं, न जाने उसके कितने गुण होते हैं। तो जिस प्रकार एक विशाल वृक्ष होता है उसी प्रकार महात्मा गांधी का आकलन कोई एक व्यक्ति, उनके गुणों का आकलन, उनके व्यक्तित्व का आकलन नहीं कर सकता। जितने लोगों ने आकलन किया सबको अलग अलग तरीके से अपने अपने अनुभव के अनुसार क्या हुआ, उनके अंदर उनके गुण को उन्होंने देखा।
महात्मा गांधी का एक अन्य रूप भी है। सभी धर्मों तथा जातियों के बच्चे बड़ों को, धनवान निर्धनों को तथा नगरी ग्रामीण सभी को महात्मा गांधी अपने लगते हैं। दिहाड़ी मजदूर बनने वाले अति निर्धन व्यक्ति को भी। अब देखो यहाँ क्या दिखाया है, महात्मा गांधी कैसे हैं, निर्धन। अब एक व्यक्ति तो उनका और भी है, वो निर्धन व्यक्तियों से भी प्रेम करते हैं और उनके लिए उनका ज्यादा ही ज्यादा महत्व दिखाया गया है। गांधी जी अपने में से एक लगते हैं तथा वे महात्मा गांधी को पिता के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले आदर सूचक मेरे बापू शब्द से संबोधित करते हैं। वो लोग क्या करते हैं, आदर सूचक शब्दों से लोग उन्हें संबोधित करते हैं, मेरे बापू। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं, पूरे देश के पिता। इसलिए उनको क्यों, क्योंकि उनके अंदर ऐसा गुण था, ऐसा उन्होंने कार्य किया, इसलिए लोगों ने पसंद किया और उनको इस सम्मान से क्या किया गया, सम्मानित किया गया। इन सारी चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं, महात्मा गांधी के गुणों को देखते हैं और अलग अलग रूपों में, सारे व्यक्तियों को एक जैसे नहीं दिखते, अलग अलग व्यक्तियों को अलग अलग तरीके से दिखते हैं। किसी मामूली फकीर की तरह जीवन जीने वाले महात्मा गांधी के सम्मुख बड़े से बड़े धनवान भी शीश नवाते हैं। अब देखो, एक फकीर की तरह उन्होंने जिंदगी बिताई, सिर्फ खादी ओढ़े रहते थे, तन पे एक कपड़ा नहीं रहता था, पहने भी नहीं, चाहे शीत ऋतु हो, वर्षा हो, चाहे कोई भी मौसम हो, ग्रीष्म हो, तो वो क्या करते थे। लेकिन एक फकीरों की तरह जीवन बिताने वाले इंसान के सामने भी उनके गुणों के द्वारा, उनके अंदर इतने गुण थे, इतना समाज के लिए उन्होंने कार्य किया कि बड़े बड़े धनवान लोग भी क्या करते थे, शीश नवाते थे, मतलब उनके आगे झुक जाते थे, उनको प्रणाम करते थे। क्यों करते थे, क्योंकि लोग उनको पसंद करते थे। इसलिए उनको पसंद क्यों करते थे, क्योंकि उन्होंने कार्य ऐसा किया था, उनके अंदर गुण ऐसे थे। इसलिए धनवान हो या निर्धन, सभी के लिए महात्मा गांधी क्या है, वंदनीय थे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि महात्मा गांधी के ऊपर यह कितना सुंदर सा ब्लॉग लेखन लिखा गया है। ना बोर हो रहा है, शब्द भी सुनने में सुंदर लग रहा है और देखने में भी अच्छा लग रहा है, और महात्मा गांधी के सारे गुणों को भी बताया गया है कि उन्होंने किस किस प्रकार से, कहाँ कहाँ, किस तरह से, बड़े बड़े लोग भी उनके आगे झुकते थे। क्यों झुकते थे, क्योंकि उनके अंदर गुण ही ऐसे थे। महात्मा गांधी का एकमात्र धर्म था मानवता। वो किसी धर्म, किसी समाज को क्या थे, मानते नहीं थे। उनका सर्व धर्म एक ही था, क्या था, मानवता। वे पूर्णतः धर्मनिरपेक्ष थे। राजनीति के संदर्भ में उनकी यही भूमिका थी। अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी मात्र भारत के ही नहीं बल्कि विश्व के लिए वंदनीय हैं। उनका मात्र भारत में ही नाम विख्यात नहीं हुआ उनके गुणों के कारण, बल्कि पूरे विश्व में वो वंदनीय बन गए हैं, आदरणीय बन गए हैं। लोग उन्हें आज भी आदर के साथ याद करते हैं, आदर के साथ उनके जन्म दिवस को मनाते हैं और उनको आज भी लोग प्रणाम करते हैं। आज भी विश्व के कई देशों में गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन दर्शन को याद किया जाता है, उनके जीवन दर्शन को बताया जाता है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन में अनेक अथक प्रयास करके अहिंसा के द्वारा कार्य किया, जो साधारण व्यक्ति के वश की बात नहीं हो सकती है, और लोगों ने उनका उसमें साथ भी अच्छे तरीके से दिया। उनके विचारों को हम प्रत्यक्ष में उतार नहीं सके, इसलिए हमारे देश का प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। उनके विचारों को हम क्या कर सकते हैं, प्रत्यक्ष रूप में उतार नहीं पा रहे हैं आज के जमाने में। वो इस तरह से थे, लेकिन आज का जमाना कैसा बन गया है, देश प्रत्येक शहर नगरीय समस्याओं से ग्रस्त है। प्रत्येक शहर क्या है, समस्याओं से ग्रसित हो चुका है। हर जगह हरिजन पत्रिका के माध्यम से महात्मा गांधी जी ने शोषण विरहित समाज का विचार प्रस्तुत करने के लिए आदर्श ग्राम की संकल्पना प्रस्तुत की। जुलाई 1942 के हरिजन अंक में महात्मा गांधी ने
यही संकल्पना प्रस्तुत करते हुए गांव की ओर चलो का विचार लोगों के सम्मुख रखा। साथ ही उन्होंने गांव को स्वयं पूर्ण होना चाहिए, स्वयं से पूर्ण रखना चाहिए गांव को। गांव की तरफ चलो, नगरों की तरफ नहीं। जब गांव विकसित होंगे तभी देश का विकास होगा, क्योंकि अपना भारत देश कृषि प्रधान देश है। उनका कहना था कि गांव के लोगों को भी अपनी आवश्यकताएं स्वयं पूर्ण करने का प्रयत्न करना चाहिए। इतना ही नहीं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए साथ साथ एक दूसरे से सहयोग भी करना चाहिए। उनका कहना था गांव के जो लोग होते हैं उनको अपनी आवश्यकता पूर्ण करने के लिए स्वयं मेहनत करना चाहिए और एक दूसरे की सहायता भी करनी चाहिए। इसके लिए वे सुझाव देते थे कि कपास की फसल लेते हुए उसमें सूत काटें, स्वयं चरखा चलाते हुए कपड़ों की आवश्यकता को पूर्ण करें। देखो, जब कपास की फसल आप उगाओगे, किसान का कार्य है कपास खेती करना, तो उन्होंने सुझाव दिया कपास उगाओ, कपास के साथ तुम सूत भी काटो, सूत के साथ तुम चरखा भी चलाओ, तो इससे तुम्हारा क्या होगा, और भी मदद मिलेगा, खादी कपड़ा बन जाएगा। और सिर्फ कपास बेचोगे तो कम मदद मिलेगी। महिलाओं में भी उनका कहना था कि सूत कताई पर कपड़े बनाए, गांव के लोगों को बेचें और अर्थार्जन करें। वो महिलाओं के लिए भी बोलते थे कि सूत कताई करो, कपड़े बनाओ, अपने पैरों पे खड़े रहो और अर्थार्जन मतलब पैसे कमाओ। गांधी जी के शिक्षा के संदर्भ में विचार महत्वपूर्ण रहे हैं। गांव में प्राथमिक शिक्षा को भी उन्होंने अनिवार्य माना है। प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए सभी के लिए। वर्धा जिले के सेवाग्राम तथा अहमदाबाद की साबरमती नदी के किनारे बने आश्रम में महात्मा गांधी बहुत समय तक रहे। उस समय ये दोनों आश्रम शहरी क्षेत्र में नहीं थे। मिट्टी से जुड़ना गांधी जी को अपेक्षित था। आज भी असंख्य लोगों के लिए ये दोनों आश्रम मानवतावादी जीवन जीने की प्रेरणा स्रोत है। आज भी उनके आश्रम क्या होते हैं, मानव को जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं। और सबसे बड़ी चीज वो क्या थे, वो गांव के लिए